हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन जोन चैनल। दिस इज़ कृष्णा और आज के इस वीडियो में सी यू सी ई टी का जो पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस के लिए पीजी के लिए, उसके जो क्वेश्चंस थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम वो 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डोमेन सब्जेक्ट के पूछे गए थे। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जेएनयू का जो प्रोस्पेक्टस आया है उसमें उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जो 75 नंबर का क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे वो अपनी रैंकिंग बनाएंगे, वो अपना जो मेरिट लिस्ट है उसको तैयार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आज वही 75 क्वेश्चन हैं उसको डील करने वाले हैं और हम देखेंगे कि 75 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका लेवल क्या था, उसका सोर्स क्या हो सकता था, किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे कैसे रखना है ताकि आप इस 75 क्वेश्चन को अच्छे से बना सको। क्योंकि आपको पता है कि इस बार के पेपर में निगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड हो गई है। तो चूँकि निगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गई है तो आपको अब ये रखना है कि आपके क्वेश्चन कम से कम गलत हो। क्योंकि पहले ये था कि लोग निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो लगभग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते थे, तुक्का मारते थे, बहुतों का तुक्का सही भी हो जाता था। लेकिन अभी के दौरान अगर हम बात करें तो ये अब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। आप तुक्का नहीं मार सकते। आप अगर क्वेश्चन में श्योर नहीं हो तो फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो ये सब चीज़ों को आज हम इस क्वेश्चन पेपर के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे एजुकेशन जोन चैनल पे पॉलिटिकल साइंस, पीआईएसएम और आईआरएम इन तीनों के लिए एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। और इस वाले कोर्स में जो 5 जून से स्टार्ट हो रहा है इसमें हम इन्हीं 75 क्वेश्चन का जो सिलेबस है और इस पे हम विस्तार रूप से आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, लगभग वीकली आपको 12 वीडियोस मिलेंगी 1 से 1.5 घंटे की, और उसमें हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो इसके बारे में और भी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, इन्फॉर्मेशन जो है वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं देखने की कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लेवल क्या है और उसको कैसे आप डील कर सकते हो। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लैंग्वेज यहाँ पे यूज करूँगा वो हिंदी होगी और जो स्क्रीन पे लिखी हुए क्वेश्चन है वो इंग्लिश में है, तो ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके चेयरमैन कौन थे। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें सीधा सीधा आंसर जवाहरलाल नेहरू है। और अब बात ये करते हैं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सब बहुत सारे कमिटीज़ हैं जिसका आपको सीधा सीधा लक्ष्मीकांत आप खोलोगे तो उसके सेकंड या थर्ड चैप्टर में आपको बहुत सारी कमिटीज़ मिल जाएंगी और उसके आगे उसके चेयरपर्सन का नाम लिखा हुआ है। तो आप ज़रूर से एक कमेटी, जितने भी कमिटीज़ हैं उनके चेयरपर्सन का नाम एटलीस्ट याद कर ले। क्योंकि हमने एक ट्रेंड देखा है, चाहे वो जेएनयू का पेपर था पहले या सीयूसीईटी है, एक क्वेश्चन इस टाइप का उसमें पूछता ही पूछता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो भी कंसर्न्ड और सिंसियर स्टूडेंट थे उनको ये पता होना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन फिर कॉन्स्टिट्यूशन से है कि आर्टिकल 52 टू 62 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसके बारे में डील करता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डील करता है। तो आपको मेनली कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो आप जब सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में अब इस बार क्या हुआ है कि टॉपिक को उन्होंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो जो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है, तो जैसे मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही बात करूँ तो उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उनकी वीटो पावर है, उनका लेजिस्लेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, तो उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। कम से कम इतने पार्ट को पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का, पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा कन्फाइन वे में स्टडी करना है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी से ये क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो किसके पॉलिटिकल थ्योरी का कंपोनेंट है। तो अगेन आई विल मार्क इट एज एन ईजी क्वेश्चन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर सीधा सीधा थॉमस होब्स है। थॉमस होब्स ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया था। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इन्होंने रखी थी आगे, और इन्होंने बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो सिचुएशन था वो कैसा था, और इसको हम SON स्टेट ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो है कि व्हाट डिड निकोलो मकाईवेली मीन बाई फॉर्चूना, ठीक है। तो मैकियावेली ने फॉर्चूना से क्या समझा था। तो इसका अब इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक, क्योंकि इसने आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि
मैकियावेली ने कौन सा बुक लिखा था। ये इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि मैकियावेली ने इस टर्म से क्या समझा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन अब यहाँ पे आपको सेंस लगाना है। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप ये क्वेश्चन छोड़ देते, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ देते तो आपके 4 नंबर जाते और गलत होता तो 1 नंबर जाता। अब आपने निकोलो मैकियावेली के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक। अब आपने जब उनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मैकियावेली थे इन्होंने मेनली ये बात बोली है कि प्रिंस को स्टेट कैसे चलाना चाहिए। तो मोरालिटी के बारे में इन्होंने बात नहीं की है, फ्रीडम के बारे में बात नहीं की है, बचता है करेज और अनकंट्रोल्ड कंडीशन। तो फॉर्चूना का मतलब ये होता है, फॉर्चून मतलब आपको पता है कि अगर आपने हल्का सा भी इसके बारे में पढ़ा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंडीशन जो आपके बस में ना हो, जो प्रिंस के बस में ना हो। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो, अगर आप मैं गेस वर्क बोलूँ, हल्का सा आपने पढ़ा होगा, हल्का सा गेस वर्क, तो अनकंट्रोल कंडीशन आप मार सकते थे। तो ये अटेम्प्टिंग क्वेश्चन था, तो इसको मैं मॉडरेट के कैटेगरी में रखूँगा। तो इससे ऊपर के क्वेश्चन जो थे ये इजी कैटेगरी के थे, ये क्वेश्चन भी इजी कैटेगरी का था, ये भी क्वेश्चन जो है इसको मैं इजी कैटेगरी में डालूँगा। तो ये एक मॉडरेट क्वेश्चन था, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निकोमेनियन इथिक्स के ऑथर कौन है। ये इजी क्वेश्चन है फिर से, क्योंकि ये एरिस्टोटल इसके ऑथर है, और एरिस्टोटल से रिलेटेड जितने भी बुक है वो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक। जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आप जब पढ़ते हो तो मेनली उसमें आपको यही याद करना होता है कि जो थिंकर है उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है और जो थिंकर है उसका मेन आइडिया क्या है। इसके बाद बात करते हैं, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बुक्स में हालांकि मिल जाता है कि फॉर एरिस्टोटल इडोमोनिया इज़, तो इसका सिंपल आंसर ह्यूमन गुड है। एरिस्टोटल के लिए इडोमोनिया का मतलब जो था वो ह्यूमन गुड था। तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है, या मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड स्टेट किसके एसोसिएटेड है। ये इजी क्वेश्चन है, अगेन प्लेटो तो नहीं होगा, प्लेटो ने आइडिया ऑफ फॉर्म दिया था, ठीक है। कार्ल मार्क्स तो ये कम्युनिस्ट थ्योरी दिए थे। जॉन लॉक तो जॉन लॉक से रिलेटेड है, आपको पता होगा जो अर्ली लिबरल थिंकर थे वो पहले जॉन लॉक थे। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन में देखते हैं कि रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस किसके द्वारा कंसेप्चुलाइज किया गया था। तो इसका आंसर लुइस अल्थुजर होगा। तो अल्थुजर से भी ये क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो ये भी नहीं सोच के चलना है कि जो मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ थिंकर है ना, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली या थॉमस होब्स या जॉन लॉक, स्टुअर्ट मिल, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है मैक्स हॉर्खहाइमर से आ जाए, थियोडोर अडोर्नो से आ जाए, लुइस अल्थुजर से आ जाए। तो आपको ये भी ध्यान में रख के चलना है कि ये भी जो जैसे रॉबर्ट डाल हो गए, स्टीवन ल्यूक्स हो गए, एंटोनियो ग्राम्सी हो गए, तो इनका हेजमनी का कंसेप्ट था, ल्यूक्स का जो था पावर का कंसेप्ट था। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कि किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है और किसने किस कंसेप्ट पे काम किया है। तो इसका आंसर 3 है, लुइस अल्थुजर। आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट मॉरिसन मैकेवर, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। इन्होंने मॉडर्न स्टेट लिखी थी, ठीक। तो आपको लगभग इन जितने भी थिंकर्स का नाम मैंने बताया, रॉबर्ट डाल, ल्यूक, अल्थुजर, अडोर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर, एंटोनियो ग्राम्सी, रोजा लग्जमबर्ग, तो इन सारे के जो बुक हैं उनका नाम प्लीज़ एक बार आप नोट कर लेना, क्योंकि बुक से क्वेश्चन पूछना जो है वो फेवरेट पार्ट है एनटीए का। इसके बाद क्वेश्चन है कि मिलिबिंद पोलुंटाज डिबेट किससे रिलेटेड है। ये एक टफ क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मिलिबिंद पोलुंटाज डिबेट इतना नॉर्मली यूजी में नहीं पढ़ाया जाता है। जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें तो खैर पढ़ाया जाता है, बट जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की है, जैसे हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का ना हो, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ये नेचर ऑफ स्टेट जो है कैपिटलिज्म में, कि मिलिबिंद और पोलुंटाज का डिबेट इसी चीज़ के अराउंड था कि स्टेट का नेचर क्या होगा, ठीक है, कि स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में होगा, या स्टेट का जो कंट्रोल मतलब जो कैपिटलिस्ट का कंट्रोल होगा वो स्टेट पे उतना नहीं होगा, स्टेट ऑटोनोमस होगा। तो इसी दोनों पे मिलिबिंद और पोलुंटाज ने डिबेट किया था। इसके बारे में आपको खैर आगे जाके मास्टर्स में बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ना होगा, लेकिन अभी के लिए इसका आंसर यही है कि इनका जो मेनली डिबेट था वो कंसर्न था नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिज्म को लेके। तो ये एक टफ क्वेश्चन है। इसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ फॉर्म, ये एक इजी क्वेश्चन है, प्लेटो से रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ फॉर्म। तो आपको प्लेटो ने जो भी थ्योरीज दी है उसका आपको ढंग का नॉलेज होना चाहिए। जैसे प्लेटो ने बताया था कि ये जितने भी दुनिया आज हम देख रहे हैं ये दुनिया रियल नहीं है, रियल दुनिया जो है वो आइडियल है, और ये जो दुनिया आप देख रहे हो ये उस आइडियल का रिफ्लेक्शन है या शैडो है। तो बहुत आइडियलिस्ट थिंकर थे प्लेटो, और प्लेटो की जितनी भी थ्योरीज है वो आपको क्लियर होनी चाहिए।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग थिंकर प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कार्ल मार्क्स होगा, आपको पता है। कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बेसिस पे इन्होंने अपना पूरा थ्योरी दिया था। कार्ल मार्क्स का जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, या कार्ल मार्क्स के बारे में हम कह सकते हैं कि इन्होंने बताया कि पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो क्लैश रहा है दो क्लास के बीच में, वो हैव और हैव नॉट के बीच में एक क्लैश रहा है। तो एक को उन्होंने बोला है कि एक्सप्लॉइटर है, एक को बोला है एक्सप्लॉइटेड है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट जो है वो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। इन्होंने हिस्ट्री के अलग अलग स्टेजेस को स्टडी करके ये बताया था कि यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही थी, यहाँ पे भी जो कन्फ्लिक्ट था वो दो क्लास के बीच में हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, तो फिर इजी क्वेश्चन है, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एनार्किज्म होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ ये है कि देखो, जो भी इजी क्वेश्चन है, ठीक, इजी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में उस समय भी आया होगा कि अरे ये क्वेश्चन तो लगभग सबको आता होगा, ऑब्वियसली सबको आता होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन में गलती कर दी, आपको ये लग गया कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, तब हो सकता है आपको दिक्कतें आएँ। इसीलिए इजी क्वेश्चन जितने भी है उसको आपको छोड़ना नहीं है। जो आगे की रैंकिंग होती है या आगे आपका एडमिशन कौन से यूनिवर्सिटी में होगा, ये डिसाइड करता है कि आपने मॉडरेट और टफ क्वेश्चन को कैसे डील किया है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये है कि इजी क्वेश्चन को इजीली नहीं लेना है, इजी क्वेश्चन को एकदम से बनाना है और एकदम 100% सही करना है उसको। आगे बढ़ते हैं, मार्क्स का इन्फ्लुएंस क्या क्या चीज़ से रहा है? तो जर्मन आइडियलिज्म, फ्रेंच सोशलिज्म, इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो मार्क्स का इन्फ्लुएंस लगभग मार्क्स सबसे इन्फ्लुएंस थे। तो ये भी एक प्रकार से मॉडरेट क्वेश्चन है, इसको मॉडरेट के कैटेगरी में मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते थे। अदरवाइज ये क्वेश्चन मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में मैं इसको डाल सकता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मार्क्स डिस्कस्ड एलिनिएशन इन। तो ये सिंपली अगर आपने एलिनिएशन का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो मार्क्स ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, अलग अलग किताबों में उन्होंने अलग अलग टाइप से हर चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो एलिनिएशन का कंसेप्ट उन्होंने मेनली इकोनॉमिक और फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा था। अब इसमें एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखना है। देखो, मार्क्स ने जितनी भी किताबें लिखी थी ना, उन सबको आपको क्रोनोलॉजिकली याद करना है, ठीक है। जितनी भी किताबें मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा बुक कौन से ईयर में लिखा गया था। मार्क्स ने जब बुक लिखी थी वो तो याद करना ही है, क्योंकि देखो, मार्क्स हमेशा से बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है पॉलिटिकल साइंस का जो भी इंट्रेंस है, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे वो जेएनयू का एग्जामिनेशन था, चाहे वो सीयूईटी हो, तो मार्क्स एक फेवरेट टॉपिक रहता है। तो मार्क्स की जितनी भी किताबें हैं उसको आपको क्रोनोलॉजिकली याद करना है। और जितनी भी किताबों में उन्होंने जो मेन थ्योरी की बात की है, चाहे वो एलिनिएशन का कंसेप्ट हो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हो, बेस और सुपर स्ट्रक्चर हो, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना ही पड़ेगा। तो ये अगेन ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन के रेंज में आ सकता है। आगे बात करूँ तो एम के गांधी अनासक्ति से क्या समझते थे? अनासक्ति, आसक्ति मतलब होता है किसी भी चीज़ से अटैचमेंट, अनासक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज़ से आप जब अटैच नहीं होते हो। तो नॉन अटैचमेंट का एक हिंदी वर्ड है, तो जिनका हिंदी ठीक है वो अनासक्ति का मतलब ऐसे ही बता सकते हैं कि अनासक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं होना, किसी भी चीज़ में ऐसे अटैच नहीं हो जाना। तो इसका सीधा मीनिंग है नॉन अटैचमेंट। अगेन एम के गांधी का ही एक कंसेप्ट है ओशियनिक सर्कल, देयर विल बी एवर वाइडनिंग नेवर डिसेंडिंग सर्कल्स। तो ये स्टेटमेंट एम के गांधी के द्वारा दिया गया था। मेनली आपको पता है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के पक्षधर थे, और उन्होंने बस यही बताया था कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, यानी कि गांव के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे जो है वो डेमोक्रेसी यानी है, और वहाँ पे लोग जो है वो रूल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी से एसोसिएटेड इनका आइडिया था ओशियनिक सर्कल का। तो ये एक, मैं कह सकता हूँ ये एक टफ क्वेश्चन है। यूजुअली हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों पे, तो क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो ये एक टफ क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें से कौन सा कंसेप्ट जो है वो ऑन टू द लास्ट, आपको पता है रस्किन की किताब ऑन टू द लास्ट से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, और इससे इन्होंने सर्वोदय का कंसेप्ट उठाया था। सबके लिए जो विकास की बात है वो उन्होंने सर्वोदय का कंसेप्ट ऑन टू दिस लास्ट से उठाया था। तो ये भी क्वेश्चन टफ़ है, ये क्वेश्चन को मैं टफ़ कैटेगराइज करूँगा, ये टफ़ क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं सत्याग्रह से, ट्रस्टीशिप से, नई तालीम से, तो ये एक टफ़ क्वेश्चन है। तो देखो एनटीए ने या जो सीयूईटी का पेपर है, ये आप बिल्कुल भी मत समझ के चलना कि ये ऐसा पेपर होगा कि बहुत से बहुत इजी पेपर आ जाएंगे और आप आसानी से इन सब चीज़ों को
देख लोगे, हैंडल कर लोगे। नहीं, एनटीए ने काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि दिमाग लगा के उन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, क्योंकि अब देखो 42 यूनिवर्सिटीज़ इसमें आ चुकी हैं। तो अब क्या है कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन ऐसे हैं, तो जिस बंदे ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, जिसको बस इजी 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 क्वेश्चन आता है, वो इजी इजी क्वेश्चन बना लेगा, लेकिन उसको टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर आपको जेएनयू में आना है, अगर आप जेएनयू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो फिर आपको ये लेके चलना ही होगा कि आपको जो टफ क्वेश्चन है उसको भी डील करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात बी आर अम्बेडकर ने की थी। तो ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर को जब आप पढ़ोगे, हम क्लास में जब बी आर अम्बेडकर को पढ़ाते हैं तो बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी जो सिलेबस CUET का है उसमें ये अम्बेडकर और गांधी को क्लियरली लिख दिया है कि अम्बेडकर और गांधी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि अम्बेडकर और गांधी से क्वेश्चन हो सकता है कि डेप्थ में भी पूछे जाए, जो कि पूछा जा रहा है। आगे हम बात करते हैं। तो अगेन इजी क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट कौन सा शेड्यूल डाला गया था। तो 11th शेड्यूल था। 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 11th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पंचायती राज से रिलेटेड है, और उसमें वो सारे सब्जेक्ट हैं जो पंचायती राज या जो पंचायत है उस पर लेजिस्लेट कर सकता है, मतलब उस पर पॉलिसीज़ बना सकता है। जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लेके है। तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था। तो बस आपको इसको मैं कहूँगा इजी क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो, ठीक। तो जैसे 9th शेड्यूल है, तो 9th शेड्यूल आपको पता है कि वैसा शेड्यूल है जिसमें अगर कोई आर्टिकल है जिसको जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाना है तो आप उसको 9th शेड्यूल में डाल दो। अब खैर 9th शेड्यूल जो है वो वैलिडेट नहीं है। 9th शेड्यूल में अगर कोई आर्टिकल है या कोई लॉ है तो उस पर भी जुडिशियरी अपना रिव्यू दे सकती है। 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन को लेके है, तो ये काफ़ी फेवरेट होता है एंटी डिफेक्शन से क्वेश्चन पूछना। तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल जो है वो आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, और 12th शेड्यूल जो है वो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। तो एटलीस्ट आपको जितने भी शेड्यूल है, जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे 7th शेड्यूल हो गया जिसमें यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट की बात करी गई है। 8th शेड्यूल हो गया जिसमें लैंग्वेज की बात करी गई है। 5th और 6th शेड्यूल हो गया, ठीक है, ट्राइबल स्टेट और शेड्यूल एरिया, इसके बारे में बात की गई है। तो कम से कम ये सारे शेड्यूल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो 11th शेड्यूल होगा। आगे बढ़ते हैं कि अब देखो से जस्ट इसके नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे पूछ लिया कि कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड अर्बन गवर्नेंस। तो वो 12th शेड्यूल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई शक ही नहीं होना चाहिए था, पार्ट 3 में है। एक्सट्रीमली इजी मैं इसको कैटेगराइज करूँगा। अब देखो फंडामेंटल राइट्स जो है वो उन्होंने सिलेबस में ऐसे दे के नहीं रखा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और फंडामेंटल राइट एक फेवरेट टॉपिक है किसी भी पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन को अगर हम लेते हो। तो कम से कम जितने भी आर्टिकल है, अभी तो इसने बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा कि ये कौन से पार्ट में है, ठीक है। अगर जितने भी आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, आपको लगभग पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल जो है वो किस चीज़ को दिखाता है, कितने फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी जजमेंट आए हैं, फंडामेंटल राइट में जो भी अमेंडमेंट आए हैं। तो कम से कम आपको इतना देख के जाना पड़ेगा। बुलक कैपिटलिज्म किसने लिखा था, तो ये भी मैं इजी ही मानूंगा, बहुत सबको पता है बुलक कैपिटलिज्म के बारे में। लियोड रुडोल्फ और सुसैन रुडोल्फ ने लिखा था। तो इजी क्वेश्चन है ये, इजी टू मॉडरेट भी मान सकते हो। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 13 अमेंडमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी होगा। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना बहुत टफ होता है, और उसमें ज़्यादातर अमेंडमेंट आज तक बहुत कम अमेंडमेंट हुए हैं उसमें। तो उसके अमेंडमेंट, क्योंकि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब आप पढ़ते हो तो आप कंपेयर करते हो इंडिया और बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। तो उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जब आप करोगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कि जो अलग अलग देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ फीचर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ एक टफ क्वेश्चन है या मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन के बीच में आप इसको डाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन किसका इंट्रेंसिक पार्ट है। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी वर्सेस पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ये दो टॉपिक है। जुडिशियल सुप्रीमेसी का बात होता है कि जहाँ पे जुडिशियरी का जो रोल है वो ज़्यादा पावरफुल है जुडिशियरी, और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब होता है जहाँ पे पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मेनली यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड
ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में होता है, और जुडिशियल जो सुप्रीमेसी है वो यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन दोनों का एक मिक्सचर है। इंडिया में पार्लियामेंट उतना भी बहुत मतलब हम कह सकते हैं पार्लियामेंट इतना भी पावरफुल नहीं है कि यूके के पार्लियामेंट के बराबर हो, और जुडिशियरी इतना भी पावरफुल नहीं है कि यूएसए के बराबर हो। तो इसका एक मिक्सचर इंडिया में आपको देखने को मिलता है। और इंडियन जुडिशियरी ने जो है वो अब बहुत सारी चीज़ें यूएस से अडॉप्ट किया उन्होंने, और अब वो जुडिशियल रिव्यू को बहुत, और आपने देखा होगा जुडिशियल एक्टिविज़म होता है, जुडिशियरी जो है वो अब हम कह सकते हैं हस्तक्षेप करती है बहुत सारे पार्लियामेंट के काम में। तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाउस ऑफ कॉमन इज़ द लोअर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम होगा। हाउस ऑफ कॉमन जो है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो दो हाउस होते हैं उसमें, लोअर हाउस अपर हाउस। तो हमारे यहाँ पे जैसे राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, तो लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, ये लोअर हाउस होता है, और यहाँ पे हम इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, है ना। तो राज्यसभा जो है वो इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, उसको उसके जैसा होता है एक्चुअली, राज्यसभा का पावर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि लोकसभा को और क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं राज्यसभा को। तो लोकसभा, राज्यसभा, और आपको पता है हमने अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है बाई कैमरलिज्म, तो वो हमने इंग्लैंड से ही लिया है, तो आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। तो ये भी हम कह सकते हैं एक ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े तो नरेगा से क्वेश्चन पूछा है कि नरेगा में एटलीस्ट कितने दिन काम बनेंगे अनस्किल्ड जो मैनुअल वर्क है, तो ये 100 डे होगा। तो ये आउट ऑफ द वे है थोड़ा सा, लेकिन नरेगा से एक दो क्वेश्चन पूछते रहता है। एक समय पहले उन्होंने नरेगा का फुल फॉर्म पूछ दिया था, ठीक है, कि तो ये एक बार देख लेना, तो नरेगा का एक बार फुल फॉर्म देख लेना, इसमें जो काम मिलते हैं, नरेगा कब आया था, और राइट टू जो वर्क है इसके अकॉर्डिंगली जो कुछ चीज़ें हैं वो आप ध्यान में इसमें रख सकते हो। सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन, तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल, सीधा सीधा क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन है। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन, ऐसा एक्शन जो सिर्फ आपको प्रभावित करता हो और ऐसा एक्शन जो दूसरों को भी प्रभावित करता हो। तो लिबर्टी को लेके आपको पता होगा J.S. मिल ने काफ़ी अपना एक्सटेंसिव वर्क लिखा है, तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन ही हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बुक और ऑथर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये बुक और ऑथर से क्वेश्चन उतने टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर एक दो भी पता हो तो आप टिक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सबसे अभी एक्सट्रीमली इजी क्या है, इसमें एक्सट्रीमली इजी है थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो सी का ऑप्शन क्या है, 1 है, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखा था, जॉन रॉल्स ने लिखा था। अब यहाँ पे आप देखो कि सी का 1 किस में है, तो सी का 1 एक ही ऑप्शन में है जो कि है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे ना कि एनटीए आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा है कि आपको सारे ऑथर के नाम याद होने चाहिए। हो सकता है कैपिटल नहीं पता हो, कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है कैपिटल, बट हो सकता है कि बहुत पॉपुलर किताब दास कैपिटल तो खैर बहुत पॉपुलर है, बट अगर आपको एक भी बुक का नाम इसमें याद था तो आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया। तो इसमें जो सबसे ईजी है, जिसके बारे में लगभग जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको पता है, वो है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो वो जॉन रॉल्स के द्वारा लिखा गया है और इसमें एक ही ऑप्शन है, तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो एनार्की स्टेट यूटोपिया है वो नोजियक के द्वारा लिखा गया है, ये एक लिबर्टेरियन थिंकर थे। जो प्रिजन नोटबुक है वो एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा लिखा गया है, इन्होंने हेजेमनी का कंसेप्ट दिया था, ये एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे। कैपिटल जो है वो सीधा कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। और अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस में, वो जो है जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। इसको भी मैं ईजी कैटेगराइज करूँगा, ये एक ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फॉर जॉन लॉक नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन, तो जॉन लॉक ने सीधा सीधा बताया था कि नॉलेज का बेसिस क्या होना चाहिए। डेफिनिटी को उन्होंने रिजेक्ट किया था, एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है, नॉन मटेरियल सोर्स को भी नहीं उन्होंने कंसिडर किया था। तो इसका आंसर सीधा सीधा रीजन होगा। उन्होंने बताया था कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो रैशनल होता है, उसमें रीजन होता है और वो कैपेबल होता है कोई भी काम करने के लिए। तो नॉलेज का बेसिस रीजन होना चाहिए जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली। आगे बढ़ते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था 7th, 8th, 9th, 10th शेड्यूल के बारे में, तो शेड्यूल याद होना चाहिए। अभी देखो सीधा सीधा आपका 3 क्वेश्चन शेड्यूल से आ गया, यानी एक पार्ट से 3 क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा जा रहा है, ठीक। तो ईजी ही है, ये 10th शेड्यूल में डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। आगे बढ़ते हैं। ऑथर ऑफ डिस्कोर्स ऑन लिविंग निकोलो मैकियावेली। तो मैकियावेली जो है वो
डिस्कोर्स ऑफ लिवी के ऑथर हैं। इन्होंने द प्रिंस लिखा था, डिस्कोर्स ऑन लिवी लिखा था। इनका जो मेन वर्क था वो इसी से रिगार्डिंग था, जो प्रिंस है उसको स्टेट कैसे चलाना चाहिए। तो रियलिज़म के हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से रियलिज़म के फादर रहे हैं। फादर तो खैर अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखें तो मॉर्गेंथो है, पर जो रियलिस्ट अप्रोच है वो निकोलो मैकियावेली ने दिया था। और जैसे हम कौटिल्य को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि वो मैकियावेली के जैसे ही थे, उन्होंने थ्योरीज भी वैसी ही दी थी। तो कौटिल्य ने भी बताया था कि जो राजा है उसको कैसे काम करना चाहिए, और निकोलो मैकियावेली ने भी बताया था कि जो प्रिंस है उसको कैसे काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग थिंकर इज डिफेंडर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा डिफेंड किया था। इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जॉन लॉक की किताब है। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब नोट्स देखोगे हमारे कोर्स में भी आपको जब नोट्स मिलेगा तो सिंपली हम उसमें जो ऑथर है उसका और उससे रिलेटेड जितने भी बुक है उसका नाम लिख देते हैं। तो ये तो सबसे मैं कहता हूँ कि डिमांडेड पोर्शन होता है कि आपको बुक्स के नाम याद रखने हैं। तो जॉन लॉक ने ये किताब लिखी थी। उसके बाद ये है कि आई प्रिफर लिबर्टी विथ डेंजर देन पीस विथ स्लेवरी। हो सकता था कि अगर ये सिर्फ ये पूछ देता तो ये टफ क्वेश्चन हो जाता। हो सकता बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता होता कि वो सिर्फ ये स्टेटमेंट पूछ देता कि आई प्रिफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि इस हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। ठीक है, तो इसमें अब सीधा बुक से क्वेश्चन पूछा है। इसके ऑथर है जीन जैक रूसो। तो ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हु कॉइन द टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज एन सोशल डॉक्यूमेंट। तो ग्रैनवेल ऑस्टिन का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज़्यादा है, इसका आंसर ग्रैनवेल ऑस्टिन होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी, वन लाइनर क्वेश्चन है। 8 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी है भारत में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय प्लेटो। प्लेटो के द्वारा कौन सा लिखा गया था। तो ये एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि हम मेनली नहीं जानते हैं कि एपोलॉजी जो है वो प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। तो प्लेटो ने एपोलॉजी को लिखा था, उसमें एक्चुअली सोक्रेटिस का जो भी आपको पता है उनको हेमलॉक पिला दिया गया था, और सोक्रेटिस ने जो है सो उन पे चार्जेस लगे थे करप्ट करने को। तो उसके ऊपर प्लेटो ने एक किताब लिखी थी एपोलॉजी। तो प्लेटो ने ये किताब लिखी थी। ये एक टफ क्वेश्चन है, मेनली हमने इसे मास्टर्स में देखा था। लेकिन अगर हम बुक के नाम के बारे में अब फिर अगेन वही बोले, हो सकता है आपको बुक का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो, पर बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो प्लेटो ने, मैं फिर बोलूँगा, प्लेटो ने, सोक्रेटिस ने, एरिस्टोटल ने, और जितने भी ये थिंकर है इन्होंने जो जो किताबें लिखी है वो आपको याद होना चाहिए। जॉन डुई, इनका इन्फ्लुएंस कहाँ से था। बी आर अम्बेडकर से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है जॉन डुई। जॉन डुई का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उस पर जॉन डुई ने बहुत अपना वर्क दिया है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम मतलब वो इंग्लैंड वाला नहीं जो मैकाले मिनट है उससे रिगार्डिंग नहीं, जो अभी के मतलब जैसे हम बोलते हैं ना स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग होनी चाहिए, या जो क्लासरूम टीचिंग है जो आज हम प्रैक्टिस करते हैं मेनली, तो इससे हट के उन्होंने काफ़ी एक अच्छा कंसेप्ट दिया था जॉन डुई ने। तो ये मेनली बी आर अम्बेडकर से इन्फ्लुएंस थे। ये एक टफ क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। Who among the following thinker is defender of the access to advantage principle। अगेन ये एक टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी ए कोहेन। इन्होंने एक्सेस टू एडवांटेज कंसेप्ट की बात की थी। आगे बढ़ते हैं। हु मेक्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ईसा बर्लिन। ये अगेन एक इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए था एटलीस्ट। चार्ल्स टेलर का जो चार्ल्स टेलर की राइटिंग है बहुत सारी, तो ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि चार्ल्स टेलर को आप मेनली यूजी में नहीं पढ़ते हो या प्रिपरेशन करते समय नहीं पढ़ते हो। तो चार्ल्स टेलर का मेनली पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन पे काम था। तो चार्ल्स टेलर को हम मास्टर्स में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये एक टफ क्वेश्चन है, आप इसको कैटेगराइज कर लो। तो मैंने आपको बार बार यही सारी चीज़ें बताई कि जो इजी क्वेश्चन है और जो मॉडरेट क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो अगर आप टफ क्वेश्चन को छोड़ सकते हो सकता है चार्ल्स टेलर से आप कुछ नहीं पता है, पहली बार आपने सुना हो, या चार्ल्स टेलर के काम आपने ज़्यादा नहीं देखा हो ना पढ़ा हो, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग थिंकर इज नोन फॉर द कैपेबिलिटी अप्रोच। ये तो फिर इजी क्वेश्चन है, कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन। तो बहुत ही ये मतलब सबको पता है कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन ने दिया था।
ग्लोबल जस्टिस इज़ वाइटल फॉर थॉमस पोगे। ग्लोबल जस्टिस जो है थॉमस पोगे के लिए वाइटल है। मैं इसको एक मॉडरेट क्वेश्चन मान के चलूँगा, क्योंकि जिसको याद है वो इसको बना देगा, जिसको याद नहीं है वो इसको छोड़ देगा। हु कंपेयर द लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स विद दैट ऑफ एंशिएंट। तो ये बेंजामिन कॉन्स्टेंट का मतलब कंपैरिजन था। उन्होंने एंशिएंट लिबर्टी और जो मॉडर्न लिबर्टी है उसमें कंपैरिजन करके इनका वर्क था। ये एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इवन ये मास्टर्स में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। जो बेंजामिन कॉन्स्टेंट का ये कंसेप्ट है ये मास्टर्स की रीडिंग्स में ज़्यादा मिलता है आपको। तो ये एक टफ क्वेश्चन है। तो आप देखो एनटीए ने ये भी किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मास्टर्स के रीडिंग से भी पूछ दिए हैं। लेकिन इसको देख के अब एक दो क्वेश्चन ऐसा, इसको देख के ये नहीं कहना है कि नहीं नहीं हमें अपना प्रिपरेशन का वे बदल देना है। ठीक है, अगर आपने पता चला कि 2 क्वेश्चन के लिए अपने प्रिपरेशन को ही बदल दिया तो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आप मिस कर जाओ, जो इजी क्वेश्चन आएंगे हो सकता है वहाँ पे आप लैग कर जाओ। इसलिए आपको अपना प्रिपरेशन वैसे ही रखना है, बस रिवीजन करना है बार बार, ताकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो हालांकि यही होता है कि टफ़ क्वेश्चन में तो सबका प्रॉब्लम होता है। आपको अगर ये टफ़ लग रहा है तो सबको टफ़ लग रहा है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है, जो सबको इजी लग रहा है और आप उसमें कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक कर देते हो, तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं। राइट एज ट्रम्प्स इज लिंक्ड विथ, ये रोनाल्ड ड्रॉर्किन का कंसेप्ट है, राइट एज ट्रम्प। तो ये एक अगेन हार्ड क्वेश्चन के कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा। द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो नाफ्टा IR से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये USA, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों के बीच में एग्रीमेंट 1994 में हुआ था। देखो अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो अब जो पेपर होने वाला है CUET का, उसमें PISM, IRM और POLM, इसके अब एक ही कोर्स हैं। ठीक है, तो अब हो सकता है कि इसमें IR का वेटेज थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसमें क्वेश्चन IR से ज़्यादा आ सकते हैं। पहले IR का अलग एग्ज़ाम होता था JNU के लिए, PISM का अलग एग्ज़ाम होता था, पॉलिटिकल साइंस का अलग होता था। तो उसमें ये होता था कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेटेज IR का बढ़ जाए। बहुत वेटेज नहीं बढ़ेगा, मेनली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे, बट आपको थोड़ा सा ये भी लेके चलना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि कितने कंट्री है यूरोपियन यूनियन में। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, याद है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूरोपियन यूनियन हो गया या एशियन हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। पहला, हु, कौन कौन इसके मेंबर है। दूसरा, व्हाई, क्यों बना था ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तीसरा, व्हेन, कब बना था ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और चौथा है बट कि पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस। तो चौथा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट। तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख के चलना है, चाहे वो नेटो हो या वो नाफ्टा हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो। ठीक है, सार्क हो, एशियन हो, ब्रिक्स हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें आपको 4 क्वेश्चन देख लेना है। आप ये नेट से भी देख सकते हो, किसने बनाया था, कब बना था, कैसे बना था, क्यों बना था। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कि द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये अगेन टिपिकल क्वेश्चन है, मैंने बताया ना हु, व्हेन, तो ये व्हेन से क्वेश्चन है। तो अफ्रीकन यूनियन में अगर आप ये देख लो कि वेयर, कहाँ पे ये लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर, तो ये एडिस अबाबा नाम का जगह है, वहाँ पे ये लोकेटेड है अफ्रीकन यूनियन का सेंटर। इसके बाद देखते हैं हु एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021। इंडिया ने एज्यूम किया था इसको अगस्त 2021 में। तो ये हम उस समय के करंट अफेयर से ये क्वेश्चन एक आ गया था। तो 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे जो कि बहुत पॉपुलर होंगे। तो अब इसको अगर मान लो याद है तो आप उस समय उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं याद है तो फिर यहाँ पे दिक्कतें होंगी। कौन सी कंट्री थी जिसने नन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो है वो चेयर किया था 19 से 23 के लिए। ये अजरबैजान था। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है कि करंट अफेयर से भी 1-2 क्वेश्चन उठा के डाल रहा है। अगेन सार्क से क्वेश्चन पूछा है, सार्क में कितने कंट्री है, तो 8 कंट्री सार्क में है। अब फिर एक IR के थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कोर ऑफ रियलिज्म। तो रियलिज्म का कोर क्या है, तो इसके लिए आपको रियलिज्म का आइडिया जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आगे आने वाले समय में रियलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन और भी ज़्यादा आपसे पूछ ले। तो आपको पता होगा रियलिज्म के जो फादर है वो मॉर्गेनथॉ है। और रियलिस्ट जितने भी थ्योरिस्ट होते हैं उनका मेन कंसर्न पावर होता है। तो पावर को बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि वो अपर एज देते हैं। पावर को कहते हैं कि भाई अगर आपके पास पावर है, इंडियन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
रियलिस्ट थिंकर का सबसे बड़ा कंसर्न पावर है। रियलिस्ट में भी दो प्रकार के रियलिस्ट है, एक क्लासिकल रियलिस्ट है और एक जो है स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे केनिथ वॉल्ज हो गए, मर्साइमर हो गए। तो एक डिफेंसिव रियलिस्ट है, एक ऑफेंसिव रियलिस्ट है। जो डिफेंसिव है वो ये कहते हैं कि पावर बस इसलिए चाहिए ताकि हम अपने आप को जो है वो किसी के अटैक से बचा सकें, और जो ऑफेंसिव है वो ये कहते हैं कि हमें पावर इसलिए चाहिए ताकि हम अटैक कर सकें। तो बस रियलिज़म के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता होता तो आप इस क्वेश्चन को टिक कर जाते। तो ये एक इजी हम कह सकते हैं क्वेश्चन है, अगर आपको रियलिस्ट के बारे में पता है, आपने आईआर थोड़ा सा देखा है। आगे बढ़ते हैं। एन.जे. टिकनर। एन.जे. टिकनर एक बहुत बड़ी फिगर है फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में। तो इन्होंने 6 जो मॉर्गेनथॉ के प्रिंसिपल है इसको रीफॉर्मुलेट किया था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। तो ये इजी क्वेश्चन है, एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इन इंटरनेशनल रिलेशन रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई, ये किससे रिलेटेड है? तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस से रिलेटेड है। इन्होंने मेनली जो है वो ये बात करी थी कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो स्टेट काफ़ी इंट्रिकेटली यानी बहुत तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आज का जो रिलेशन है, चाहे वो ट्रेड को लेके हम हो गए, मेनली ट्रेड के सेंटर से हम इस चीज़ को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरे स्टेट पे। तो इसमें जैसे कॉबवेब मॉडल है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो है वो कॉबवेब मॉडल से समझा जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में मेनली यही सारे इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जैसे मैं आपको बता दूं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गया, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ याद होना चाहिए कि जो सोवरेनिटी की कंसेप्ट है वो इससे आई थी। कब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आया था? तो ये 1648 में आया था। फिर अलग अलग वर्ल्ड ऑर्डर चले और ग्रेट डिबेट हुआ रियलिस्ट वर्सेस लिबरल में। लिबरल की आइडियोलॉजी क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में, रियलिस्ट का क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें ये बहुत ही कॉमन है, ये हम बिल्कुल जानते ही हैं। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन। दितेंते का मतलब ये मतलब भी नहीं पूछा, इवन पूछा है कि किस समय से ये रिलेटेड है। तो आपको पता हो, आपने अगर कोल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसमें दितेंते का एक फेज आता है जहाँ पर रिडक्शन ऑफ टेंशन हो जाता है, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो राइवलरी चल रही थी उसमें थोड़ा सा रिडक्शन आता है। इस फेज़ को हम दितेंते बोलते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन यूनाइटेड नेशन। इसका आंसर है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस दे रखा है। तो ये एक टफ क्वेश्चन हम कह सकते हैं, इतना प्रिसाइजली नहीं याद करते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। व्हेन वाज पंसिल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? 1954। तो ये थोड़ा सा रट्टू टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो याद है, नहीं तो 1954, 55, 56, 57 में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको तो मैं टफ कैटेगरी में डालता हूँ ऐसे क्वेश्चन को। 1954 इसका जो है वो सही आंसर है। Which article of the Constitution of India contains the provision of financial emergency? तो आपको पता है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो ये अगेन एक इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसमें 2 साल 11 महीने 17 दिन, ठीक है, कहीं पे ये 18 दिन भी होता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 2 इसमें, चूँकि अगर आप देखो तो इसमें 2 साल 10 महीने है, 10 महीने नहीं था, 2 साल 11 महीने था, 3 साल 4 साल तो नहीं था, 2 साल 11 महीने। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ से वो राइट ऑप्शन होना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट कॉम्प्राइज, तो उसमें प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूँ तो इसमें 2 हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है, लेकिन उसको वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। तो चूँकि पार्लियामेंट का काम ही लेजिस्लेशन का है, तो जो प्रेसिडेंट है वो एक इनएविटेबल पार्ट है पार्लियामेंट के। आगे बढ़ते हैं। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर? आर्टिकल 75। इजी क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत रिपीटेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपने अगर नेट जेआरएफ के पेपर एक बार भी सॉल्व किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से करके ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं। 7th शेड्यूल, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने अभी ही बताया था आपको। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आपने देखा शेड्यूल से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। इजी पॉलिटिकल थ्योरी से 5-7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो
पेपर जो है वो काफ़ी हम कह सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट है, टफ तो नहीं है। एक दो क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं, जैसे बेंजामिन लिस्ट वाला क्वेश्चन हो गया या चार्ल्स टेलर वाला क्वेश्चन हो गया, वो एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ द वे है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन जो है वो ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। Which रिवर कवर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, ये इन नीट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उससे ये उठा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपने अगर वो क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको पता होगा इसमें सारे रिवर थे, तो ये ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, उसमें रावी, ब्याज, चेनाब, सतलज चारों रिवर थे। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2020 में, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बी का एग्रीमेंट साइन हुआ था, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो अगेन ये एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे उठा लिया गया था, तो एक टफ क्वेश्चन है ये, मैं कह सकता हूँ ये एक टफ क्वेश्चन है। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस जजमेंट से रिलेटेड है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल 356 से रिलेटेड ये जजमेंट है, ठीक है। तो जितने भी जजमेंट आए हैं वो आपको ध्यान में रहने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली क्या क्या पूछता है? एक आर्टिकल पूछेगा, आर्टिकल भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी पूछ देगा, नहीं, आर्टिकल का एक पर्टिकुलर जोन होता है। जैसे मैं बात करूँ, प्रेसिडेंट से आर्टिकल पूछ सकता है, प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता है, फंडामेंटल राइट से पूछ सकता है, इमरजेंसी के प्रोविजन से आर्टिकल पूछ सकता है, फाइनेंस कमीशन से आर्टिकल पूछ सकता है। तो यही सारे कुछ पार्ट है जहाँ से डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है, अदरवाइज आर्टिकल डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब जजमेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर आर्टिकल 356 होगा। आगे बात करते हैं, सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है? तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड द स्टेट आर लिंक टुगेदर इन, तो ये टीएच ग्रीन ने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और स्टेट को लिंक किया था। आगे बढ़ते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आपने टीएच ग्रीन को अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और स्टेट को उन्होंने लिंक करके रखा था। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन लिबर्टेरियन थिंकर? रॉबर्ट नोजिएक है। माइकल सैंडर, माइकल वॉल्जर ये कम्युनिटेरियन थिंकर है। तो रॉबर्ट नोजिएक एक लिबर्टेरियन थिंकर है। रॉबर्ट नोजिएक का मेनली जो काम है वो न्यू लिबरल के फेवर में जाता है। तो आप जब न्यू लिबरल एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रॉबर्ट नोजिएक कैपिटलिस्ट के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे। तो लिबर्टेरियन थिंकर ही वही है जो कैपिटलिज्म के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है। तो चाहे वो फ्रेडरिक हैक हो गए या रॉबर्ट नोजिएक हो गए, ये सारे जो है सो लिबर्टेरियन थिंकर है। इसके बाद क्वेश्चन है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस किससे एसोसिएटेड है? तो ये एक्सट्रीमली ईजी क्वेश्चन है, ये जॉन रॉल से रिलेटेड है। इस पर आगे कुछ सीधा क्वेश्चन आया है। स्लोगन द पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो ये फेमिनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत बार क्लास में भी हम लोग पढ़ाते हैं, पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो ये फेमिनिज्म से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ जस्टिस? तो फेयरनेस एज जस्टिस, उन्होंने एक किताब ही लिखी थी। तो फेयरनेस जो है वो जस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। 99 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग इज एन कम्युनिटेरियन थिंकर? तो माइकल सैंडल जो है वो एक कम्युनिटेरियन थिंकर है। रॉबर्ट नोजिएक, फ्रेडरिक हैक और मिल्टन फ्रीडमैन ये सारे लिबर्टेरियन थिंकर है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? तो ये 1962 में हुआ था। ये अगेन एक इजी क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हमने लगभग 75 क्वेश्चन हमने पूरे देखे, और सारे क्वेश्चन को बना के सॉल्व करके हम एक ही कंडीशन पे पहुंचते हैं, एक हमारा जो व्यू पॉइंट आता है, और वो व्यू पॉइंट यही है कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि अजीबो गरीब ढंग से पूछा गया था, ठीक है। अब क्या है कि CUET को ना 42 यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम लेने हैं। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग लेवल होता है। इसमें बिहार के भी यूनिवर्सिटी है, इसमें JNU जैसा यूनिवर्सिटी भी है, इसमें पौंडीचेरी भी है, इसमें सारे यूनिवर्सिटीज़ है ना 42 में। अब क्या है कि वो एक लेवल का अगर क्वेश्चन सेट कर दे, टफ क्वेश्चन सेट कर दे, तो फिर वो बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे पेपर को। तो ये पेपर उसी हिसाब से बनाया गया था, बहुत ग्रेडेड ढंग से बनाया गया था कि जिसको इजी पता है वो बाकी के यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, जिसको हल्का मॉडरेट और टफ के बीच का क्वेश्चन पता है वो थोड़े से अच्छे यूनिवर्सिटी में आएगा, और जिसने अच्छे से मॉडरेट क्वेश्चन कर लिए और हल्का फुल्का टफ क्वेश्चन भी बना लिया वो JNU जैसे यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, क्योंकि उसका कट ऑफ हाई जाएगा। तो एक पूरा एनालिसिस मैंने इस पेपर का दिया है। इसके अकॉर्डिंगली अब इस चैनल पे सिलेबस अपलोडेड है, स्ट्रैटेजी अपलोडेड है, तो आप उस सारे वीडियोस को भी एक बार देख लो। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।